नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इतिहास की क्लास 12 के 12वें चैप्टर में। तो हमने इसका पार्ट 1 यानी एक क्लास पहले पढ़ा चुका है, दूसरी क्लास का वीडियो है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए तो शुरुआत करते हैं आज की एक बेहतरीन टॉपिक है ना। देखिएगा, यहाँ से लिखा है जो टॉपिक है मुगल के बारे में। कल आपको हमने बताया था कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था बाबू? प्लासी का युद्ध। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जान गए कि हम लोग कितना औकात में है कि नहीं। वे जो है जान गए। इसके बाद में क्या हुआ कि वे हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिए ना हो। सुनिएगा, तो लिखा है कि मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने कस्बे और गंज, छोटे स्थानीय बाजार को स्थापना किया। इन शहरी केंद्रों में यूरोपीय कंपनी ने धाक जमा लिया। जमाया कि नहीं हो? कौन कंपनी जमाया धाक? अच्छा, धाक जमाना समझते हो सब ना बाबू? अपन अधिकार करना, अपन कब्जा कर लेना, समझ रहा ना। तो ये मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने कस्बे और गंज स्थानीय बाजार बनाए थे ना, छोटा छोटा बाजार। लेकिन इस बाजार पर यूरोपीय कंपनी ने क्या कर लिया? अपन धाक जमा लिया। जो यूरोप के जो कंपनी आया, वो कंपनी जो है अपन धाक जमा लिया, अपन मतलब कब्जा कर लिया। और इसके बाद सुन लिया, पुर्तगालियों ने, सुन लो यहाँ से लगा लेना, पुर्तगाली जो है पंजी में, कहाँ पर? पंजी में लगा लेना। पुर्तगाली पूछेगा तो कहाँ पर धाक जमाया? पंजी में। और डच जो थे वो कहाँ पर? बोलो, मछलीपट्टनम में। डचों ने कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। आज जो छिलल मुर्गिया था जो अंग्रेजवा सब, अंग्रेजों ने कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास वही चेन्नई, समझ रहे ना। और फ्रांसीसियों ने कहाँ पर? पांडिचेरी में अपने व्यापार के केंद्र खोल लिए। बुझा गया? यानी बउआ, जैसे हम लोग भारत देश के हैं तो हम लोग एशिया महादेश के हैं ना हो, तो हमको कोई एशियन कहेगा, यही रो, हम लोग को एशियन कहेगा दूसरे महादेश वाला। इसी तरीके का ही जितना है ये सब यूरोप महादेश का है, तो इनको हम क्या कहेंगे? यूरोपियन। तो यूरोप महादेश में एगो कौन देश वाला? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो आया वो कहाँ धाक जमा लिया? बोलो बोलो बोलो, पंजी में। और डच ने मछलीपट्टनम, ऑब्जेक्टिव में आता है। अंग्रेजों ने चेन्नई में, मद्रास में। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपन क्या कर लिया? व्यापार कर लिया। अब देखिए, 18वीं शताब्दी में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जो है जल मार्ग आधारित यूरोपीय साम्राज्य ने ले लिया। देखो कितना बड़का बउआ रे। पहले व्यापार होते रहे रास्ता से, सड़क मार्ग से। कौन मार्ग से? सड़क मार्ग से। लेकिन उस सड़क मार्ग को अब जब यूरोपियन आया तो वो किस में बदल दिया? बताओ जल्दी। कौन नाम है? जल मार्ग बदल दिया। बात बुझा गया? का नाम बदल दिया? जल मार्ग में। अब जो है व्यापार कहाँ से होने लगा हो? बोलिए। अब जल मार्ग से व्यापार होने लगा। बात समझ में आया? अब सुनिएगा, भारत में पूंजीवाद और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलने लगा। किसको किसको बढ़ावा मिलने लगा? पूंजीवाद और वाणिज्यवाद को। पूंजीवाद का मतलब पूंजीपतियों को, और वाणिज्यवाद का मतलब समझ रहा हो ना, हीरो। दो गो चीज याद रखना, एगो पूंजीवाद, एगो वाणिज्यवाद। पूंजीवाद मतलब पूंजीपतियों को, वाणिज्यवाद, वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियल, जो कि मतलब ट्रेड से संबंधित काम होता है। जो बिजनेस, व्यापार से संबंधित काम होगा उसको वाणिज्यवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? वाणिज्यवाद। तो ये लोगों ने दो चीज मिला, एगो जो है कह रहा है कि पूंजीवाद और दूसरा वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलने लगा। मध्यकालीन शहर, मध्यकालीन मतलब मिडाइवल, मध्यकालीन मतलब मिडाइवल। मध्यकालीन शहर जैसे सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, ढाका हो गया, है ना, का इसका क्या हो गया? पतन हो गया। देख बाबू, मध्यकालीन शहर मतलब जो मुगलों के समय का शहर था। किसके समय का? मुगलों का। जो मुगल सल्तनत काल का, जो मुगलों के समय का जो शहर था, वो शहर धीरे 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 अब क्या हो गया? बर्बाद हो गया, पतन हो गया। क्योंकि अब अंग्रेज आकर जहां अपन फैक्ट्री स्थापित करेंगे, जहां वो व्यापार करेंगे, वही के न क्षेत्र बढ़ेगा हो। बोलो, वही का न क्षेत्र बढ़ेगा। तो वहां का क्षेत्र बढ़ा और बाकी सब क्षेत्र का हो गया बउआ? बर्बाद। बात बुझा गया? यानी पहले के जो मुगल सल्तनत के समय का बनाया हुआ शहर था वो बर्बाद हो गया। अंग्रेज जहां अपन व्यापार कर रहे थे
वो व्यापार वाला शहर का हो गया, आगे बढ़ने लगा, जिसमें लखनऊ वगैरह जो है ये सब बाद में डेवलप हुआ। समझ रहा ना, बताए थे ना कि 1911 तक दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं था, दिल्ली जो है धूल फांक रहा था। जब 1912 में जब वो राजधानी बना ब्रिटिश का व्यापार का केंद्र बना 1912 में, तब से दिल्ली का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बताए थे ना। तो इसी तरीका का याद रखना कि जो पहले मुगल के जमाने का जो बनाए गए शहर थे, वो शहर धीरे 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 क्या हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और बाद में जो शहर आया, अंग्रेज के द्वारा जो बसाया गया शहर, वो शहर धीरे 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 क्या किया बउआ, ग्रो किया, डेवलप किया, आज डेवलप है। सुनिए, देख बाबू क्या लिखल है। जब पलासी का युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद, पश्चात मतलब बाद, अंग्रेज व्यापार में वृद्धि हुआ कि नहीं। अरे बाबू, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज हम सभी भारतीयों से क्या कराने लगे, खेती कराने लगे, कहे कि आप कच्चा माल का उत्पादन कीजिए, है कि नहीं। तो इसके बाद वृद्धि हुई और मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई जैसे आर्थिक राजधानियां के रूप में स्थापित हुए। बताए थे कि नहीं, कोलकाता बताए थे, चेन्नई बताए थे और बंबई बताए थे ना। ये सब आर्थिक राजधानी के रूप में बाहर निकल के आए। आर्थिक राजधानी का मतलब कौन राजधानी, इकोनॉमिकल, पैसा संबंधित। ये शहर औपनिवेशिक शासन और सत्ता के केंद्र बन गए। इन शहरों को नए तरीके से बसाया गया, कैसी तरीका से, भवनों तथा संस्थानों का निर्माण कराया गया। बात समझ रहा ना। ये शहर में नया नया बिल्डिंग्स बना, भवन बना, और इसके बाद नई नई क्या बनी, संस्थान। रोजगार के विकास, साथ ही यहाँ लोग का आवागमन भी तेज होगा। बताओ तो, जब ये नया शहर बसेगा तो लोग, रोजगार का विकास होगा कि नहीं, बोलो, रोजगार बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा तो लोग आएंगे जाएंगे कि नहीं आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे ना, आवागमन होगा। अब देखो, अब बाबू कह रहा है कि औपनिवेशिक रिकॉर्ड क्या है। जब हम लोग गुलाम बने थे तो कैसे पता चलता है कि हम लोगों पर कैसे शोषण होता था, किस तरीका का हम लोग गुलाम बने। तो उसके लिए लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा। विस्तृत मतलब बड़े पैमाने पर, कचे बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड रखा, नियमित सर्वेक्षण किया। क्या किया, नियमित सर्वेक्षण किया, संख्यांकी डेटा लिया, संख्यांकी डेटा को एकत्र किया और अपने व्यापारिक मामलों को विनियमित करने के लिए अपने व्यापारिक गतिविधियों को आधिकारिक रिकॉर्ड प्रकाशित किया। समझिए का भाई, जो ब्रिटिश सरकार जो था, वो कहीं से बुआ टैक्स लेना है तो रिकॉर्ड रखेगा ना हो, कि हम कहाँ से कितना टैक्स लेनी, कहाँ पर हम कितना खर्चा करनी। तो देखो, ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा। विस्तृत मतलब बड़े पैमाने का क्या रखा, रिकॉर्ड रखा। नियमित सर्वेक्षण किया। नियमित मतलब एक नियम से पर डे, है ना, सर्वे किया इसका। और संख्यांकी डेटा रखा। संख्यांकी समझते हो ना, जैसे आप पढ़े होंगे मैथ में, ऐसे रहता है, आज इतना प्रॉफिट भइल, बिहान इतना भइल, परसों इतना हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ। स्टेटिक्स, मान लो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, समझे ना। तो इससे पता चल जाएगा उनको कि जनवरी में हम खूब जो है टैक्स वसूले हैं, फरवरी में कम वसूले हैं, मार्च में उससे कम वसूले हैं, अप्रैल में थोड़ा ज्यादा वसूलाया, मई में इससे क्या वसूलाया जाए। तो ये संख्यांकी डाटा है ना, समझे, कि इसके आधार पर पता चलता है कि हम कौना महीना में कितना चीज क्या किए, समझे ना। इन्वेस्ट से लेकर इनकम से लेकर टोटल को दर्शाया जाता है। तो ये सब अंग्रेजों ने क्या रखा, संख्यांकी जो है डाटा रखा, उसको अपने व्यापारिक मामलों को विनियमित करने के लिए, कि जो व्यापारी मामला है उसको विनियमित यानी सही सुचारू ढंग से चलाने के लिए उन्होंने किया, और अपने व्यापारिक गतिविधियों को एक रिकॉर्ड प्रकाशित किया। रिकॉर्ड समझते हो, कि जो हम व्यापार कर रहे हैं तो कितना का हम सामान खरीद रहे हैं, कच्चा माल, और उसको पक्का माल में कन्वर्ट करके हम बेच रहे हैं, तो कितना का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वो होता है तुम्हारा व्यापारिक रिकॉर्ड। समझ गए।
ब्रिटिश ने मानचित्र शुरू कर दिया। देख बाबू, आज लगभग ना हमारे बिहार में के भी जो नक्शा है, आज जो जमीन लिखाता है ना, वो सब का सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पुराना जो रिकॉर्ड है, उस पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से ही जमीन लिखाता है। देखिएगा नक्शा, देखो नक्शा, तब पुराना नक्शा के हिसाब से जमीन लिखा था। अंग्रेजे बना के गए, उन लोगों को टैक्स वसूलना होता था, तब वो नक्शा बना दिए कि ये प्रांत में कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौना के कितना जमीन है। समझ रहे हो? देखिएगा कभी जमीन वमीन आपका लिखाएगा, जमीन का नापी होगा, अमीन आएगा ना तो एगो नक्शा लियाता होगा, वही नक्शा को स्केल से नाप करके देखता होगा कि हिवा सही नाला है तो हिया से इतना गज इतना करी के है रोड निकला हुआ है, और ये फलनवा आदमी के जमीन है, ये इतना, ये जैसे आपका जो खतियान होगा ना, वहां पर होगा कि यहाँ पर जो है इतना जो है खाता नंबर में इतना बीघा जमीन है। समझ रहे ना? उसी का आधार पर अंग्रेज के जमाना का ही सब है। अभी नयका जो बना है रजिस्टर 2 में अपडेट हुआ है, नहीं तो अभी जो पहले का जितना जमीन लिखा है सब रजिस्टर 1 है पुराना वाला। समझे ना? तो यही सब अंग्रेज अपन क्या किए, मानचित्र बनाए। क्या बनाए? मानचित्र। क्योंकि उसका मानना था कि नक्शे प्रियदृश्य स्थलाकृति को समझने और उसके विकास की योजना बनाते हैं। क्या बैठल बैठल, अगर मान लो हमको नगरा के बारे में जानना है तो वहां पर रोड के वो साइड में कहाँ से कैसे जमीन है, तो हम बैठ के नक्शा में देख लेंगे ना कि हई नक्शा का हई वाला खाता हई नंबर प्लॉट का अभी तक टैक्स नहीं आया है, तो वहां के जो कर वसूलने वाला होगा उस पर कंपनी क्या करेगी, चढ़ाई करेगी कि आप यहाँ का टैक्स दो। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, नक्शा बनाया, है ना। और सुरक्षा बनाए रखने और वाणिज्यिक गतिविधियों की संभावना को समझने में क्या करता था, मदद। यानी कहाँ से खतरा हो सकता है हम पर, वो नक्शा जो है बताता है। व्यापारिक गतिविधि को हम कैसे समझेंगे उसको समझाने में मदद करता है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 19वीं शताब्दी के बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों को शहर में, कहाँ पर, शहर में बुनियादी सेवाओं के संचालन के लिए निर्वाचित करने के लिए जिम्मेवारियां देनी क्या कर दी, शुरू कर दी। कौन? ब्रिटिश सरकार। कह रहा है नगर पालिका के कूड़ो नहीं करो, कची नगर पालिको करों का एक व्यवस्थित वार्षिक संग्रह शुरू कर दिया। व्यवस्थित समझते हो? एक सिस्टमैटिक ढंग से, वार्षिक मतलब साल भर पर, साल भर पर यानी हमको टैक्स चाहिए तो चाहिए, यानी व्यवस्थित रूप से सही ढंग से लगा दिया कि हमें क्या लेनी है, टैक्स लेनी है। ऐसे उन्होंने काम शुरू कर दिया। अखिल भारतीय जनगणना को पहला प्रयास 72 में हुआ और सफल जनगणना 81 में हुआ, जो दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट है। बताए थे इसके पहले वाला क्लास में। बोलो, जनगणना कब शुरू भइल? 72 में। लेकिन एक सही ढंग से पूर्ण जनगणना कब हुआ? 81 में। याद रहेगा ना? और जनगणना ये बनाएगा जिसमें शहर में जलापूर्ति कैसे पानी पहुंचेगा, वहां के पानी का निकासी कैसे होगा, है ना, सड़क का निर्माण कैसे होगा, स्वास्थ्य सुविधा कैसे बढ़ेगा, जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, है ना, उसके फैलाव पर कंट्रोलिंग कैसे किया जाएगा, और वार्षिक नगर पालिका कर वसूला जा सके, यानी हर मतलब नगर में टैक्स का किया जा सके, साल भर में वसूला जा सके। अरे भाई जब फैसिलिटी दीजिएगा तब ही ना टैक्स वसूलिएगा। लेकिन अपने छपरा में टैक्स लिया जाता है लेकिन फैसिलिटी के नाम पर आपको पानी में हिलवाया जाता है। जब कस के छपरा में जब बारिश बरस जाए तो हर गली का यहाँ का स्थिति खराब हो जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ का मेयर जो है, यहाँ पर एमएलए को पत्र लिखा है कि जो बुडको योजना है, बड़का बड़का बोमुआ नहीं लगा है रोडवा के बिचवा बिचवा में, उसका काम है कि शहर के सारा पानी को खींच करके बाहर ले जाना, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, जिसके वजह से, है ना, जिसके वजह से पानी जो है ऊपर में है वोमिटिंग करने लग रहा है, नाला से बाहर उल्टी करने लग रहा है ना। तो ये सब दिक्कत है छपरा शहर की, अभी ध्यान दीजिए। है तो देखो, नगर पालिका आपसे टैक्स लेती है ना, और तो बिहार में ऐसा हो गया है
कि साल भर में आपसे 1200 की 1300 रुपया लिया जाएगा, है ना। आप रह रहे हो, घर में पानी गिरा रहे हो, रोड पर चल रहे हो, यहाँ बिहार के हवा में सांस ले रहे हो, इसके लिए आपसे टैक्स लिया जाएगा, समझ रहे ना, ध्यान दीजिएगा। कई बार स्थानीय लोग द्वारा मृत्यु दर कितना लोग मरा, वो बीमारी के बारे में गलत जानकारी दे दिया जाता था जब वो जांच होता था, तो हमेशा ये रिपोर्ट नहीं किया जाता था, हमेशा मतलब रिपोर्ट ना किया जाता था। कभी कभी ब्रिटिश सरकार द्वारा रखी गई रिपोर्ट और रिकॉर्ड भी पक्षपातपूर्ण होते थे, यानी पक्ष लिया जाता था, पक्षपातपूर्ण होता था। हालांकि अस्पष्टता और पूर्वाग्रहों के बावजूद इन अभिलेखों और औपनिवेशिक शहरों के बारे में अध्ययन करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। ये सब जो रिकॉर्ड है, इससे हम लोग को अध्ययन करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है कि वो घड़ी कैसे कैसे क्या होता था। देखो, औपनिवेशिक शहर के रिकॉर्ड संभाल कर रखने का क्या कारण है, आखिर काहे वो लोग जो है अभी तक रिकॉर्ड संभाल कर रखा है ना। ये तो आता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए समझ लो। आंकड़े और जानकारी के आधार पर शासन को सुचारू रूप से क्या किया जा सके, चलाया जा सके। यानी पहले कैसे कैसे क्या टैक्स लिया जाता था, अभी क्या लिया जा रहा है, इसके आधार पर। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत और ब्यौरा, व्यापार को कुशलता से उन्नत करने के लिए, यानी सही ढंग से चलाने के लिए। शहरों के विस्तार के साथ शहरी नागरिकों को रहन सहन, आचार विचार, शैक्षणिक जागरूकता, राजनीति रुझान इत्यादि का अध्ययन करने के लिए ये सब रिकॉर्ड को क्या करते थे, संभाल कर रखते थे। सुनो, फिर बतियाना शुरू कर दिया सब ना। किसी स्थान की भौगोलिक बनावट, यानी कहाँ की कैसी भौगोलिक बनावट है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पठार है, क्या मैदान है ना। भूदृश्यों को भली भांति समझने के बाद उन स्थानों पर शहरीकरण, साम्राज्य विस्तार आदि करने के लिए जो है ये काम दिया गया। जनसंख्या के आकार में होने वाले सामाजिक बढ़ोतरी, जनसंख्या के आकार में क्या होगा, सामाजिक बढ़ोतरी होगा। उस सामाजिक बढ़ोतरी का अध्ययन करने के लिए उसके अनुसार प्रशासनिक तौर तरीके, नियम कानून इत्यादि को बनाए रखने में, उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ये सब क्या किया गया, डाटा को इकट्ठा करके रखा जाता था, जो जानकारी के लिए है। आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछता है, क्या है आंकड़े को एकत्रित करने में कठिनाई है, सामाजिक और भौतिक का मतलब होता है, भौतिक यानी फिजिकल। जैसे आप लोग के यहाँ का भौतिक क्या है, भूमि की दृश्य क्या है, समतल है ना। यही तुम जाओगे राजस्थान में तो वहाँ क्या है, बलुई है। यही यूके में जाओगे, है ना, उत्तराखंड में तो वहाँ क्या है, पहाड़ी है। समझ रहा हूँ, तो यही होता है, समझे ना। देख बाबू, कभी कभी आंकड़ा रखा जाता था, इसको रखने में कठिनाई होती थी, लोग सही जानकारी नहीं देते थे। आज भी जब आता है ना सर ये थी जनगणना वाला, तो जब पूछता है कि आपके घर कै गो गाड़ी है, तो लोग कहते हैं बाप रे बाप ज्यादा मत लिखा वो। तो गांव के लोग क्या करता है, गलती कहता ना हमारा एक गो गाड़ी बा, नहीं खे, समझ रहा ना, ऐसे मोनोपोली बना हुआ है। तो पहले के जमाने के लोग भी ऐसे क्या करते थे, सही जानकारी नहीं देते थे। मृत्यु दर और बीमारी के आंकड़े एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता था, समझ रहा ना, कि कौन आदमी कौन सा बीमारी से मरा है। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के पुनर्निर्माण को समझने में जनगणना के आंकड़े किस हद तक उपयोगी है, ये क्वेश्चन है। क्या है कि औपनिवेशिक के संदर्भ में शहरीकरण कैसे हुआ और फिर से उसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ, इसको समझने के लिए जनगणना कितना हद तक उपयोगी है। तो जनगणना के आधार पर न पता करेंगे कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ था। तो यह डेटा जनसंख्या की सही जनसंख्या के साथ श्वेत और अश्वेत की कुल जनसंख्या जानने के लिए उपयोगी है। श्वेत का मतलब अंग्रेज, अश्वेत मतलब हम सही भारतीय, यानी काले और गोरे। दो गो शहर होता था, एगो व्हाइट टाउन, एगो ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन में अंग्रेज रहते थे, ब्लैक टाउन में हम सही भारतीय रहते थे, ठीक है। हाँ, तो हम सभी को ब्लैक के नाम से जाना जाता था, है ना, समझे ना। अब सुनिएगा, ये आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि भयानक या घातक बीमारी से लोगों की कुल जनसंख्या, कुल आबादी किस हद तक प्रतिकूल होते गई और कितना लोग इसमें बर्बाद हो गए, ये सब आंकड़ा हमें बताता है, ठीक है। आगे सुनिए, जनगणना के आंकड़ों हमें विभिन्न समुदायों की कुल जनसंख्या बताती है कि किस समुदाय में हमारी कितनी जनसंख्या है।
वो बताती है। उसकी भाषा, उसके कार्य, आजीविका के साधन के साथ उसकी जाति और धर्म के बारे में भी पूरी क्या करती है, जानकारी देती है। आंकड़ा समझ रहा ना आप, सुनिए आगे। व्हाइट और ब्लैक टाउन लगा लो बाबू, मस्ट भी आई। जहां हम सभी भारतीय रहते थे उसको कौन टाउन, और जहां अंग्रेज रहते थे उसको व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन वाले ब्लैक टाउन से बहुत घृणा करते थे। व्हाइट टाउन वाले के बच्चे ब्लैक टाउन वाले के बच्चे के साथ नहीं खेल सकते थे। ब्लैक टाउन वाले को व्हाइट टाउन में जाने की अनुमति नहीं थी। अनुमति थी तब जब उनके घर में कोई फंक्शन पार्टी होगा, तब वो जो खा हो के पतल उतल छोड़ देंगे, सफाई वफाई करने के लिए ब्लैक टाउन वाले जाते थे, सफाई करके आ जाते थे। बाकी कोई अधिकार नहीं था व्हाइट टाउन वाले के पास ब्लैक टाउन को जाने के लिए। देखो यहाँ पर औपनिवेशिक शहर में गोरे यानी अंग्रेज छिलल मुर्गी, है ना, अर्थात अंग्रेजों और काले यानी ब्लैक अर्थात भारतीयों अलग अलग बस्तियां होते थे। बोलो, उस समय के लेखक ने भारतीयों की बस्तियों, हीरो, उस समय के लेखक ने भारतीयों के बस्ती को क्या कहा है, ब्लैक टाउन। क्या कहा है, ब्लैक टाउन। और गोरे की बस्ती को व्हाइट टाउन का प्रयोग किया है। नस्ली भेद प्रकट करने के लिए किया गया है। नस्ल के आधार पर हम लोग के साथ में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और अंग्रेजों की राजनीति सत्ता की मजबूती के साथ ही यह भेद की क्या करती है, बढ़ाती है, यानी भेद को आगे क्या करती है, बढ़ाती है। इन दोनों बस्तियों के मकानों में भी अंतर होता था। सुन लो, भारतीय एजेंटों और बिचवलिए के बाजार के आसपास व्हाइट टाउन के परंपरा ढंग से ढलान मकान बनाए जाते थे, यानी ढाल करके, कच्चे ढाल करके, है ना। यानी ये एजेंटों और बिचवलिए के बाजार के आसपास, किसके पास, बाजार के आसपास बनाया जाता था इनके मकान। और सिविल लाइंस में बंगले बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, बंगले। और सुरक्षा के लिए इसके आसपास छावनियां भी बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी, छावनियां बनाई जाती थी सुरक्षा के लिए। व्हाइट टाउन साफ सुथरे होते थे, जबकि ब्लैक टाउन क्या होते थे, गंदे होते थे। समझ रहा ना, यहाँ बीमारी फैलने का डर होता था कौन टाउन में, ब्लैक टाउन में। लेकिन व्हाइट टाउन में बीमारी फैलने का डर नहीं होता था, क्योंकि वो साफ सुथरे होते थे। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण, बिल्डिंग्स कैसे बनता था, सुन लो। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 गो शैली आई। कै गो, 3 गो। ये तीनों के तीनों शैली इंपोर्टेंट है, पूछता है भवन निर्माण वाला, सुन लीजिएगा। पहली शैली जिसका नाम क्या है, नव शास्त्रीय शैली। कौन शैली, लगा लेना। पहला शैली, पहली नव शास्त्रीय शैली है। कौन शैली, इसको नियो क्लासिकल शैली के नाम से भी जानते हैं। कौन शैली, नियो क्लासिकल शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणित संरचना पाई जाती है, जैसे बम्बई का टाउन हॉल और एनीफील्ड सर्कल। देखो, यानी ये जो होता था ना, जो बिल्डिंग होता था, सुन लो, इस बिल्डिंग में हीरो इस बिल्डिंग में इस तरीका का संरचना होती थी। देखो, ये त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा जो होता था, आप इसका हम कल आपको फोटो दिखा देंगे, ठीक है। जब कल इसमें आपको हम बताएंगे हीरो। तो ये जो नव शास्त्रीय शैली होगा, नवगार्थिक शैली, जिसको नियो क्लासिकल शैली बोलेंगे, इसमें रेखा गणित का प्रयोग। कैसा, रेखा गणित, यानी ज्योमेट्री में होता है ना, त्रिभुज होता है, इसके बाद में चतुर्भुज होता है ना, वो बेलन होता है, समझ रहा ना। इसी सब का मतलब प्रयोग करके, है ना, वही टाइप का मतलब है बिल्डिंग बनता था, जिसका नाम क्या था, नव शास्त्रीय। एग्जाम्पल में पूछेगा इसका कि नव शास्त्रीय शैली का एग्जाम्पल क्या है, तो कहिएगा बम्बई का टाउन हॉल। कौन है, और एलिफिस्टन सर्कल, ये सब जो है ये नियो क्लासिकल शैली में बनाया जाता था, ठीक है। दूसरा शैली, दूसरा शैली के क्या नाम है, नवगैथिक शैली। कौन शैली, नवगैथिक शैली। नवगैथिक शैली ये 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर लिख लेंगे, ठीक है। इसमें ऊंची
उठी हुई छत, नुकदार मेहराब, बारीकी खोज सजा दिखाने वाली मिलती थी। इसमें सचिवालय, बम्बई का विश्वविद्यालय, बम्बई का उच्च न्यायालय, ये सब इसमें क्या है, शामिल है। क्या इसमें शामिल है? आपको हम कल इस टोटल हमें आपको दिखा देंगे, ठीक है। देखो चेहरों को अभी दिखाते हैं। तीसरी शैली कौन? तीसरी शैली है इंडो सरासैनिक शैली। कौन है? इंडो सरासैनिक शैली। इसमें भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण था। ना समझे, भारतीय और यूरोपीय दोनों शैली का क्या था? मिश्रण था। इसका प्रमुख उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बई का ताज होटल, ये सब इसका प्रमुख क्या है? उदाहरण है। समझ रहे हो ना? तो तीनों का तीनों शैली आपको लिख कर लाना है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको क्या करना है, कल हम ये पढ़ाएंगे। और इसमें का कल के जो क्लास होगा उसमें तीनों शैली का जो बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स को एकत्रित करके आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।